most welcome in this course डेमोग्राफी। हम लोग इसमें जानेंगे डेमोग्राफी क्या है, सब्जेक्ट मैटर डेमोग्राफी, और हम ये जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है इसकी में डेमोग्राफिक थ्योरीज़ काफ़ी हैं। उसमें है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, एक है माल्थुसियन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इन सबको हम जानेंगे। प्रजननता क्या है ये जानेंगे, माइग्रेशन क्या है ये जानेंगे, इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, मोर्टिलिटी क्या है, मृत्यु, इसको हम जानेंगे, इनके क्या क्या फैक्टर हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जनांकीकी का अर्थ। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम डीमस, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और दूसरा है ग्राफो, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। तो इसका मतलब हुआ जनता के विषय में या लोगों के विषय में जानना, टू ड्रॉ और राइट अबाउट पीपल। तो और एक साइंटिस्ट हैं गोइलार्ड ने कहा है संक्षेप में कि इट इज़ द साइंस विच स्टडीज द नंबर ऑफ पीपल। ये विज्ञान है जो मनुष्य के संख्या के बारे में बताती है। डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अशीले गोइलार्ड 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंटिस्टैटिक ह्यूमन ऑन डेमोग्राफिक कंपेयर में किया। ये क्वेश्चन आता है कि डेमोग्राफी का शब्द किसने दिया था, तो इस पर आपको फोकस करना है। इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी नींव जो है ना इंग्लैंड के विद्वान जॉन ग्रांट ने इसको एकदम स्पेशल साइंस के रूप में 1622 में रखा। जॉन ग्रांट 1662 में अपनी महत्वपूर्ण कृति, जिसका नाम नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ द बिल्स ऑफ एस मॉर्टलिटी था, द्वारा जनांकीकी का सूत्रपात कर दिया था। यही कारण है कि इन्हें जनांकीकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नेट। ये क्वेश्चन आते भी हैं। ग्रांट, फादर ऑफ डेमोग्राफी, कौन है? जॉन ग्रांट। ये क्वेश्चन नेट में आता है। डेमोग्राफी शब्द के जन्म के पूर्व जनसंख्या संबंधी अध्ययन के लिए कुछ अन्य नाम भी समय समय पर प्रचलित रहे। डीमोलॉजी, तो खैर इन सब से मतलब नहीं आपको। तो टर्म दिया अशीले 1862 में गोइलार्ड द्वारा। ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोग्राफी, अशीले गोइलार्ड। तो आपको ग्रांट और गोइलार्ड याद, ग्रांट है फादर ऑफ डेमोग्राफी और गोइलार्ड ने टर्म दिया। तो ये था। कुछ हम जानेंगे कि किस दृष्टिकोण से डेमोग्राफी को पढ़ते हैं। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से विभिन्न जनांकीकी विदों द्वारा दी गई परिभाषा को दो शीर्षकों में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। एक तो नैरो पर्सपेक्टिव और एक है व्यापक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। संकुचित पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा में जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलू को सम्मिलित किया जाता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अध्ययन एवं विश्लेषण में सांख्यिकीय पद्धति को महत्व प्रदान किया जाता है। प्रायः जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 5 कारक क्या क्या हैं? प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन 2 शीर्षकों जनसंख्या संरचना अथवा गठन तथा समयानुसार परिवर्तन के अंतर्गत किया जाता है। ये 5 कारक जनसंख्या के आकार, प्रादेशिक वितरण, संरचना के निर्धारण में सदैव सक्रिय रहते हैं और जनसंख्या को गतिशील बनाते हैं। यह संकुचित दृष्टिकोण जो है की प्रमुख विशेषता देख लीजिए। बेंजामिन क्या कहते हैं? जनांकीकी सामूहिक रूप में मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास और गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। और अशीले गोइलार्ड कहते हैं जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। ये सब क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। एक बात और ध्यान में रखिए, 1-2 डिफिनेशन आप याद रखिए। अगर आप बीए या एमए के स्टूडेंट है तो 2 डिफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। उसका विश्लेषण आप प्रस्तुत कीजिए, वो आपको पता होना चाहिए। वॉन मेयर जी
के अनुसार जी वॉन मेयर जनांकीय संख्या की दशम गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जैविकीय घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है तथा इस प्रकार जनगणना एवं पंजीकरण से प्राप्त मौलिक आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और व्यापक दृष्टिकोण देखते हैं। व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषा में जनसंख्या के परिमाणात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के साथ गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया। अब ये समझिए, परिमाणात्मक और गुणात्मक यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जाता है इस दृष्टिकोण में, ठीक है। इट इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव दृष्टिकोण, विस्तृत सामान्य व्यवहारिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इसके संबंधित परिभाषा आप हाउजर एंड डंकन का देखिए। जनांकीय जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन और उसमें परिवर्तन के घटक जो कि जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं का अध्ययन है। तो देखिए, इसमें सिर्फ संख्या पर नहीं ध्यान दिया जाता, उसके आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन, परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय गमन, बहुत सारी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये आप थॉमसन एम लेविस के अनुसार इसकी रुचि वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना एवं वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों एवं परिवर्तन के कारणों में भी देखा जा सकता है। अमेरिकी जनांकीयविदों ने 1930 में अपनी पुस्तक पॉपुलेशन प्रॉब्लम में इसका अध्ययन किया। इन्होंने अपने पॉपुलेशन स्टडी में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के वितरण को शामिल कर जनसंख्या के अध्ययन को व्यापक बनाने का प्रयास किया। क्या किया? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना और जनसंख्या के वितरण, इन तीन चीज़ों को शामिल करके सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, उसका आकार कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उसके संरचना कैसे हैं, वो जनसंख्या किस काम की है, उसमें कुछ क्वालिटी है कि नहीं। प्रोफेसर बोग अमेरिका के डोनाल्ड जे बोग, प्रोफेसर बोग अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। 1990 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ डेमोग्राफी में जनांकीय के आधारभूत नियमों, प्रक्रियाओं, विषय वस्तु की विधिवत विवेचना प्रस्तुत की। तो बोग के अनुसार जनांकीय की 5 प्रकार की जनांकीय की प्रक्रियाओं, प्रजननशीलता, मृत्युक्रम, विवाह, प्रवाह, सामाजिक गतिशीलता। कुछ परिभाषाएं बर्कले के अनुसार जनसंख्या के आंशिक चित्रण को कभी कभी जनांकीय के रूप में जाना जाता है तथा इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के समंकों के द्वारा निरूपित व्यक्तियों का समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। जनांकीय की संबंध समूह व्यवहार से होता है, न कि किसी व्यक्तिगत व्यवहार से। तो ये रहा, बहुत ज़्यादा डिफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 डिफिनेशन काफ़ी है। जनांकीय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का स्कोप होता है, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ जनांकीय के छात्र के रूप में इस तथ्य से आप परिचित हैं कि जनांकीय एक गतिशील विज्ञान है, अतः इसके क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा है कि स्कोप के अध्ययन में 3 बातें शामिल हैं। स्कोप के अध्ययन में डॉक्टर जॉन मेनार्ड क्या कहते हैं? स्कोप के अध्ययन में 3 बात हैं। क्या क्या हैं? इसको आप ध्यान में रखिए। जनांकीय की विषय सामग्री, जनांकीय की प्रकृति, जनांकीय का अन्य शास्त्रों से और विज्ञानों से संबंध। विषय क्या है? विषय वस्तु जनांकीय की, प्रकृति क्या है और अन्य से संबंध क्या है। तो देखिए, जनांकीय की विषय वस्तु पहले डिफिनेशन में ही क्लियर हो चुका था, लेकिन पहले का डिफिनेशन भी काफ़ी है जो पूर्व में हमने जनांकीय का परिभाषा आपको समझाया था, लेकिन वही जनांकीय की विषय सामग्री भी थी। इसके क्षेत्र और विषय सामग्री का कोई सर्वसम्मत तथ्य प्राप्त नहीं। इस संदर्भ में 2 दृष्टिकोण है। व्यापक, जिसके अंदर प्रमुख रूप से स्पेंगलर, वॉन्स, राइडर, लॉरिनर तथा मूरे आदि के विचारों को सम्मिलित किया जा सकता। दूसरा दृष्टिकोण संकुचित है, जिसमें प्रमुख हाउजर और डंकन, बर्कले, थॉमसन लेविस, आयरिन ट्यूबर आदि के विचारों को सम्मिलित किया जा सकता है। वर्तमान समय में जनांकीय विज्ञान की व्यापकता, उपादेयता के आधार पर इस विषय के सामग्री को विद्वानों ने 5 भागों में विभाजित किया है।
अब इसको आप अच्छे से समझिए। 5 भाग कौन कौन है, जो पहले भी परिभाषा में जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व और जनसंख्या नीति, ये 5 चीज़ आपको याद होना चाहिए। यही उसकी परिभाषा है। जनसंख्या का आकार यानी संरचना, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का आकार और प्रभावित करने वाले तत्व और जनसंख्या की नीति, ये 5 तत्व हैं। जनसंख्या की संरचना तथा गठन। जनसंख्या की संरचना तो गठन का अध्ययन करना जनांकीकी का एक महत्वपूर्ण विषय है। जनसंख्या का आकार जहाँ परिमाणात्मक व्याख्या करता है, वहीं जनसंख्या की संरचना से गुणात्मक विश्लेषण संभव हो पाता है। इसके अध्ययन से हमें उस स्थान विशेष की जनसंख्या की विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी हो पाती है। 2 स्थानों की जनसंख्या का आकार समान होने पर भी उसमें आयु, लिंग, जाति, धर्म तथा निवास आदि की भिन्नता हो सकती है। सामाजिक संरचनागत विकास, भिन्नता, समानता, विशेषता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं जो गुणात्मक व्याख्या को स्पष्ट समझाते हैं। इस तरह जनसंख्या का आकार मैक्रो एनालिसिस यानी व्यष्टि व्याख्या करता है, तो जनसंख्या की संरचना माइक्रो यानी व्यक्तिगत व्याख्या करता है। तो आकार एक बड़ी चीज है, ठीक है। प्रोफेसर हाले के अनुसार जनसंख्या की संरचना के अध्ययन के प्रमुख 4 उद्देश्य हैं। इसमें विभिन्न जन समुदाय में परस्पर तुलना संभव है, किसी समाज में श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या संरचना को जानने के बाद जनांकीकी की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर जानने के लिए आयु संरचना और लैंगिक संरचना जानना आवश्यक है। जनांकीकी की विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया जा सकता है। लैंगिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या, आयु संरचना, वैवाहिक परिस्थिति, ये सब है, इसको आपको याद करना है। जनांकीकी की विशेषता, जनसंख्या का वर्गीकरण आप ऐसे करेंगे: लैंगिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या, आयु संरचना, वैवाहिक परिस्थिति, शैक्षणिक स्तर और धर्म अनुसार या जाति के अनुसार वितरण। तो इस प्रकार आप जनसंख्या को इन हेडिंग्स में, लैंगिक संरचना के वहाँ पे पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, कार्यशील जनसंख्या क्या है, कितने लोग काम करते हैं, काम की प्रकृति क्या है, आयु संरचना क्या है, 14 वर्ष के नीचे के कितने हैं, 14 वर्ष से ऊंचे के कितने हैं, 25 से 50 साल के कितने हैं, 50 साल से अबव कितने हैं, 60 साल से अबव कितने हैं। वैवाहिक परिस्थिति देखना है, इसको आपको लिखना है। वैवाहिक परिस्थिति में क्या है, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, मैरिड हैं तो कितने बच्चे हैं, शैक्षणिक स्तर क्या है, कितने जो है ना शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, शिक्षा में लेवल क्या है, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, PhD, और धर्म कौन सा है, जाति कौन सा। इस तरह से आप वितरण देखेंगे, जनसंख्या का वितरण, ठीक है। तो जनसंख्या का वितरण जनांकीकी के अध्ययन का क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि विश्व अथवा उसके किसी भी भूभाग में जनसंख्या का वितरण कैसा है तथा इस वितरण में परिवर्तन का स्वरूप कितना है, कैसा है। डोनाल्ड जे बॉक का मत है कि किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है: समग्रात्मक विधि, एग्रीगेटिव मेथड। इस विधि के अनुसार देश को एक समग्र इकाई मानकर उसकी जनसंख्या के आकार, गठन और परिवर्तन के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वितरणात्मक विधि। इस विधि के अनुसार किसी भी देश के छोटे छोटे खंडों की जनसंख्या के आकार और गठन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें छोटे छोटे समग्रात्मक विधि मतलब सबको एक इकाई मान लिया जाता है पूरी जनसंख्या को, जैसे भारत को। वितरणात्मक विधि छोटे छोटे खंडों में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और तब निष्कर्ष निकाला जाता है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े 2 आधार पर एकत्रित किए जाते हैं: भौगोलिक इकाई और प्रशासनिक इकाई। भौगोलिक इकाई जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पर्वतीय, संपूर्ण विश्व का आधार मानकर, और प्रशासनिक इकाई देश, प्रदेश, जिला, ब्लॉक, नगर निगम, इस तरह से मोहल्ला। तो और नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई है: उन्नत नगरीय औद्योगिक क्षेत्र, नव नगरीय औद्योगिक क्षेत्र यानी एडवांस अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन, न्यू अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन, और नगरीय एवं औद्योगिक विकास से पूर्व की स्थिति। तो ये रहा। जनघनत्व के निर्धारक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है कि जनसंख्या घनत्व आखिर क्यों है कहीं।
भौगोलिक और प्राकृतिक कारक है, जलवायु, वनस्पति, भू संरचना, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान होगा तो जनसंख्या कम होगी, अगर पहाड़ी इलाका होगा तो जनसंख्या कम होगी, इसके अकॉर्डिंग। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक भी व्यापार, व्यवसाय, शहरीकरण। तीसरा है जनांकीय कारक, इसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास दर को सम्मिलित किया जाता है। तो ये 3 कारक को आप जरूर। जनसंख्या का आकार, किसी समय किसी स्थान विशेष में रहने वाली मानव समुदाय की संपूर्ण जनसंख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहते हैं। कहने में तो ये आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का आकार जानने से पहले जानने के लिए स्थान, समय, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। उसके बाद पंजीकरण, निदर्शन, जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आकार का आकलन किया जाता है। क्या क्या? पंजीकरण, निदर्शन और जनगणना। इस प्रक्रिया में मात्र आकार ही जान लेना पर्याप्त नहीं है, वरना जनसंख्या में परिवर्तन, वृद्धि, ह्रास या स्थिरता भी जानना आवश्यक है। और जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? एक तो है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। इन तीनों कारक को देखा जाता है। तो अब यहाँ देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व की हम बात कर रहे हैं। जनसंख्या को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? उनमें है आयु तथा लिंग संरचना, आवास एवं प्रवास, प्रजनन शक्ति, मृत्यु क्रम एवं अस्वस्थता, विवाह एवं वैवाहिक दर, परिस्थिति, प्रक्षेपण, जनसंख्या एवं साधन, जनसंख्या का आकार, गठन एवं वितरण, परिवार कल्याण, नियोजन, जनांकीय मापन, जनांकीय शेष, प्रशिक्षण, श्रम पूर्ति, जनसंख्या के गुणात्मक स्तंभ, शिक्षा, आवास, जीवन शैली, जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक विकास, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सब आप अगर, एक तो ये है कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। बार बार आप सुनेंगे और लिख करके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस करें। और अगर आप लिखना है तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए। बी और एम में लिखने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिए और उस पर आपको सब पे आपको कम से कम 4-4 लाइन, 5-5 लाइन लिखना पड़ेगा। अब जनसंख्या नीति को समझिए। आधुनिक जगत में जनसंख्या नीति जनांकीकी के अध्ययन के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनसंख्या नीति जनांकीकी के प्रति सरकारी चिंतन एवं निर्धारण, नियंत्रण हेतु दस्तावेज होता है। जनसंख्या का आकार देश के साधनों के अनुरूप कैसे सामंजस्य बैठाए, वृद्धि या ह्रास की दर कितनी रहे, कैसे परिमाणात्मक या गुणात्मक सुधार लाया जाए, इस पर जनसंख्या नीति में विचार प्रस्तुत होता है। परिवार कल्याण या नियोजन प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो, कौन कौन से नियंत्रण हेतु सरकारी उपाय हो, प्रोत्साहन निरूपित रहती है। तो अथवा जनसंख्या नीति इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है, खाद्यान्न का उत्पादन क्या है। जनसंख्या नीति का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है। जनसंख्या नीति इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज में, उस देश में साधन कितने हैं, फूड की कैपेबिलिटी क्या है और उसके अनुरूप पॉपुलेशन क्या है। अब मान लीजिए किसी देश में जनसंख्या कम है और खाने के सामान और साधन देश में ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जनसंख्या नीति, जनसंख्या को प्रमोट करना होगा, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना होगा। अभी हाल ही में एक देश का रसिया में, रूस में 10 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली औरतों को स्पेशल पैसा दिया जा रहा है, कुछ प्रमोट किया जा रहा है। तो वहाँ की जनसंख्या नीति समय समय के अनुसार और देश के अनुसार बदलती रहती है। तो जनसंख्या संबंधी विषयों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। जनांकीकी क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया सकता है, सुनिए। जनांकीकी क्षेत्र में आयु तथा लिंग संरचना, आवास एवं प्रवास, जनसंख्या का आकार एवं गठन वितरण, परिवार कल्याण नियोजन, जनांकीकीय मापन, जनांकीकीय शेष, प्रशिक्षण, प्रजनन शक्ति, ये जनांकीकी विषय में भी आ जाएगा। पितृक्रम, अस्वस्थता, विवाह एवं वैवाहिक दर, परिस्थिति, प्रक्षेपण, जनसंख्या का साधन, श्रम शक्ति, जनसंख्या के गुणात्मक स्तंभ, शिक्षा, आवास, जीवन शैली, जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक विकास।
जनांकीकी की प्रकृति। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी भी विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, तो जनांकीकी प्रवृत्ति को हम समझे। प्रकृति का मतलब कि कैसा है वो, साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है। तो वैज्ञानिकता ही इसकी प्रकृति है, क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान का वो क्रमबद्ध रूप है जो किसी विशेष घटना या तथ्य के कारण तथा परिणामों के परस्पर संबंध को प्रकट करता है। यहाँ स्मरणीय है कि तथ्य को केवल इकट्ठा करना ही विज्ञान नहीं, बल्कि विज्ञान होने के लिए तथ्यों का क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण, विश्लेषण करना और उसके फलस्वरूप कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। तो ये है जनांकीकी, वो विज्ञान है जो मानव जनसंख्या के विषयों में अध्ययन करता है, जो कि मनुष्य की संख्या एवं मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करता है। अतः ये सतत परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र या देश, राज्य, जिला, नगर, गांव, जनसंख्या जन्म अंतः प्रवास से बढ़ती और मृत्यु और वाह प्रवास से घटती है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के निर्धारक तत्व लैंगिक स्वरूप, आयु संरचना, वैवाहिक परिस्थिति, शैक्षणिक प्रगति, श्रमिकों का वर्गीकरण, आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। इससे संबंधित समस्त सूचनाएं या आंकड़े तभी मिलते हैं जब सतत अधिकार संपन्न संस्थाएं इस कार्य को सावधानीपूर्वक पंजीकरण करती है। देखिए, तो जनांकीकी एक विज्ञान है और ये इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध होता है। इसमें विज्ञान के अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए, जो कि यहाँ पे भी है। ये सिद्धांत कारण और परिणाम के संबंध के आधार पर निर्मित होने चाहिए। ये नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होने चाहिए। जनांकीकी को एक विज्ञान माना जाता है जिसके पक्ष में निम्न तर्क हैं। सार्वभौमिकता है, सत्य का परीक्षण है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तत्प्रत अध्ययन पर जोर दिया जाता है, कारण परिणाम पर जोर दिया जाता है, कारण परिणाम पर विश्लेषण किया जाता है। जनांकीकी एक एस्थेटिक विज्ञान नहीं, ये एक डायनेमिक साइंस है। तो जनांकीकी विश्लेषण की रीतियाँ, टेक्निक्स ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस। जनांकीकी के अंतर्गत जनसंख्या की स्थिति, उसमें होने वाले परिवर्तनों के माप का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। जनांकीकी के सभी तत्व गतिशील होते हैं तथा इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। निरंतर आंकड़े इकट्ठा करना, वर्गीकरण, संपादन, विश्लेषण होता रहता है। सामान्यतः जनांकीकी के अध्ययन में दो प्रमुख रीतियों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट रीति और व्यापक रीति। माइक्रो डेमोग्राफिक, इस रीति के अंदर किसी देश के या विशिष्ट समूह घटकों और उनसे संबंधित समस्याओं का, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। सूक्ष्म विश्लेषण की सहायता से एक सीमित क्षेत्र के जनांकीकी की विशेषताओं का गहनता से अध्ययन करना संभव हो जाता है। अनुसंधान की दृष्टि से यह विश्लेषण अत्यंत उपयोगी है। व्यापक दृष्टि, व्यापक रीति जो है, इसमें व्यापक में पूरे समाज का, किसी देश का विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्रों के जनांकीय घटक को पृथक पृथक करके सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। और पूरे देश का अध्ययन करके विभिन्न देशों के जनांकीय की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है और पूरे देश पर उस अध्ययन को लागू किया जाता है। इसलिए ये मैक्रो विधि है और इसमें तुलना किया जाता है। तो जनांकीकी का अन्य शास्त्रों से संबंध। रशियन जनांकीकीविद विक्टर पेट्रोव लिखते हैं, चूंकि सभी सामाजिक घटनाओं का विषय जनसंख्या होता है, तब जनांकीकी सभी सामाजिक और अन्य विज्ञानों को स्पर्श करती है। देखिए, दुनिया में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो अपने आप में आइसोलेटेड है। हर विषय का एक दूसरे से, और ख़ास तौर से समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब का संबंध एक दूसरे से, जनसंख्या से ज़रूर है। आप ये देखिए, समाजशास्त्र में पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है। ये क्या दर्शाता है? सोशल डेमोग्राफी है। ये क्या दर्शाता है? डेमोग्राफी बिना अर्थशास्त्र के, बिना पॉलिटिकल साइंस के, बिना डेमोग्राफी के पॉलिटिकल साइंस नहीं, क्योंकि जनसंख्या का अध्ययन होगा ना राजनीति शास्त्र में, समाजशास्त्र में। एक विशेष जनसंख्या होती है। हर जगह जनसंख्या के बिना आप समाज नहीं, जनसंख्या के बिना राजनीति नहीं, जनसंख्या के बिना इकोनॉमी नहीं। तो मानव समुदाय के आकार, संरचना, विश्लेषण का वितरण करने वाले शास्त्र जनांकीकी है। मानव समुदाय के अध्ययन अन्य पहलू हैं, सामाजिक, जैविकीय, भौगोलिक, आर्थिक।
इन सभी शास्त्रों का अध्ययन विषय मनुष्य ही है। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक शास्त्र मनुष्य की केवल एक प्रकार की भूमिका को ही अपना विषय मानता है, एक पहलू का अध्ययन करता है, सिर्फ एक पहलू का। समाज में मनुष्य की बहुआयामी पहलू का अध्ययन होता है। तो आप ये पाइएगा कि हर एक शास्त्र का, हर एक विषय का एक दूसरे से गहरा संबंध है। कोई ऐसा जैसे जूलॉजी और डेमोग्राफी का भी काफ़ी गहरा संबंध है। कैसे? जन्म दर मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर में परिवर्तन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। जन्म दर मृत्यु दर की प्रवृत्तियाँ, लैंगिक अनुपात, आयु संरचना, हेल्थ, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य स्तर, समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी में क्या क्या है, पारिवारिक संरचना कॉमन है, समाज एवं समुदाय, धर्म का स्वरूप, शिक्षा का स्तर, जाति व्यवस्था, इन सब आधारों पे बिल्कुल कॉमन है। संस्कृति एवं संस्कार, उस तरह ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में भी कई समानताएं पाई जाती है। भौगोलिक वितरण देखा जाता है, भौगोलिक वितरण के कारण नगरीकरण, प्रवास दोनों में कॉमन है। अर्थशास्त्र में जनसंख्या और रोजगार की स्थिति, जनसंख्या का जीवन स्तर, आय का स्तर, जनसंख्या और खाद्य सामग्री का संबंध, ये सारी चीज़, जनसंख्या की गतिशीलता, श्रम पूंजी का निर्माण, विनियोजन, उत्पादकता, जनसंख्या की कार्य क्षमता, श्रम शक्ति नियोजन। तो दुनिया का कोई भी, जनांकीकी और मानव शास्त्र में भी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। जनांकीकी और मानव शास्त्र में आपने अंतः प्रजनन का अध्ययन, सजातीय प्रजनन, समवर्गीय सहवास और प्रजनन, उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। तो जनांकीकी का महत्व, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जनांकीकी की क्या उपयोगिता है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस शीर्षक के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि आप जनांकीकी के महत्व से क्या तात्पर्य है। तो जनांकीकी जनसंख्या के व्यवस्थित वितरण की वैज्ञानिक शाखा है और इससे ज़्यादा लोग क्या करें कि जनसंख्या के बारे में मालूमात होती है। जनसंख्या की सिर्फ हर एक संरचना की मालूमात होती है, जनसंख्या के आकार की मालूमात होती है, प्रभावी मांग की समस्या उत्पन्न होती है, जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या को हम जानते हैं। इस तरह से आप ये पाइएगा विकसित अर्थव्यवस्था के जनसंख्या के अध्ययन से नियंत्रित एवं केंद्रीय नियोजन पाई जाती है।